हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स होते क्या हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस, यानी मेडिकल फील्ड में हमारा बहुत सारे एक्टिविटी होता है पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, उनको डायग्नोसिस करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए डिजीज से। तो हमारे मेडिकल पर्पस के लिए बहुत तरह के अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। द इक्विपमेंट्स विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर एनेस्थेटिक पर्पस आर फॉलोइंग, यानी कुछ ऐसे होते हैं जैसे एनेस्थीसिया क्या होता है कि अनकॉन्शियस कर देना, यानी बेहोश कर देना किसी भी व्यक्ति को। तो एनेस्थीसिया पर्पस के लिए अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। तो उसमें हमारा देखिए कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट्स में हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है। ये पेशेंट का जो वाइटल होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको जांच करने के लिए हमारा पल्स ऑक्सीमीटर का यूज होता है। पल्स ऑक्सीमीटर इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारा छोटा सा। पल्स ऑक्सीमेट्री इज अ नॉन इन्वेजिव मेथड फॉर मॉनिटरिंग अ पर्सनस ऑक्सीजन सेचुरेशन। यानी पल्स ऑक्सीमेट्री क्यों होता है, मतलब इसका यूज क्या है। तो ये हमारा क्या है, एक नॉन इन्वेजिव मेथड है, यानी ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। नॉन इन्वेजिव मेथड का यहाँ मतलब है कि इनडायरेक्टली वो कांटेक्ट में आता है हमारे बॉडी में, ठीक है। यानी बॉडी के अंदर, यानी ब्लड से वो कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, बाहरी सरफेस पे है, स्किन के कांटेक्ट में है। ये हमारा क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन का सेचुरेशन है, ऑक्सीजन परसेंट कितना है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन परसेंटेज को जानने के लिए हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं। SpO2, ठीक है, SpO2 होता है सेचुरेशन परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एट पेरीफेरी। SpO2 का फुल फॉर्म होता है सेचुरेशन परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एट पेरीफेरी। हम लोग को अगर हमारे बॉडी का SpO2 लेवल जानना है तो इसको 30 सेकेंड तक होल्ड करना होगा हमारे मिडिल फिंगर में, या जिस पे ये पूरी तरह से कवर कर ले फिंगर को हमारे। और हमारा दूसरा इक्विपमेंट्स है स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर क्या है, ये एक डिवाइस है ये भी, ठीक है, जो कि लंग के कैपेसिटी को जानने के लिए, यानी लंग का एक्सरसाइज होता है स्पायरोमीटर से। तो हम लोग देखेंगे स्पायरोमेट्री क्या होता है। स्पायरोमेट्री इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पुलमोनरी फंक्शन और ब्रीदिंग टेस्ट। तो इसका यूज क्यों होता है स्पायरोमेट्री का, हमारे ब्रीदिंग टेस्ट को जानने के लिए, ठीक है, हमारे ब्रीदिंग को टेस्ट करने के लिए, यानी इनहेल एक्सेल जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो वो हम लोग जितना अमाउंट में एयर लेना चाहिए, जितना छोड़ना चाहिए, उतना हम लोग कर रहे हैं या नहीं, उसको जानने के लिए। यानी हमारा जो पुलमोनरी फंक्शन है, यानी लंग का जो फंक्शन है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो स्पायरोमेट्री क्या है, वो हमारे ब्रीदिंग टेस्ट के लिए या फिर पुलमोनरी फंक्शन को जानने के लिए होता है, यूज किया जाता है। और इससे हमारे लंग का एक्सरसाइज भी होता है। दिस टेस्ट मेजर्स हाउ मच एयर यू कैन ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ योर लंग्स। इसका मतलब अब हमारा हुआ कि ये स्पायरोमेट्री जो है वो एक टेस्ट है, ठीक है, जो कि क्या मेज़र करता है कि हम लोग कितना एयर को इनहेल किए हैं, यानी कितना सांस ले रहे हैं, और कितना हम लोग हवा जो है उसको सांस के रूप में छोड़ रहे हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना, उसको ये टेस्ट करता है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमीटर इज इक्विप्ड विथ 3 चैम्बर। देखिए यहाँ पे स्पायरोमीटर शो हुआ है, इसमें 3 चैम्बर्स हैं। पहले चैम्बर में हमारा रेड या ब्लू बॉल होता है, और सेकंड चैम्बर में येलो बॉल होता है, और जो थर्ड चैम्बर है उसमें हमारा ग्रीन होता है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैम्बर है उसमें हमारा रेड या ब्लू होगा, तो उसका जो कैपेसिटी होता है वो कितना, मतलब एयर हमारे लंग्स में हम लोग कितना इनहेल किए, तो उसको जानेंगे। तो जो हमारे रेड और ब्लू का जो कैपेसिटी होगा वो हमारा 600 ml/cc होगा, और जो हमारा येलो बॉल है उसका 900 ml/cc होगा, और हमारा जो ग्रीन बॉल है उसका हमारा होगा 1200 ml/cc, ठीक है। तो ये सब इसका कैपेसिटी है तीनों का, यानी कितना हम लोग सांस ले रहे हैं, कितना एयर हमारे लंग्स में है, वो हमारा ये बताता है। तो ये हमारा हो गया स्पायरोमीटर। अब हम लोग देखेंगे लेरिंगोस्कोप को। तो ये हमारा यहाँ पे लेरिंगोस्कोप है। तो इसका यूज़ किस लिए होता है, तो लेरिंगोस्कोप का यूज होता है हमारे लेरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे लेरिंग्स का जो पार्ट है, तो देखिए इसमें हैंडल होता है जिसको हम लोग हाथ में होल्ड करते हैं। फिर यहाँ पे एक जॉइंट होता है जिसको हम लोग हिंज जॉइंट कहते हैं,
ठीक है। फिर यहाँ इससे आगे हमारा फिर आएगा हॉरिजॉन्टल फ्लेंज। फिर हॉरिजॉन्टल फ्लेंज से आगे देखेंगे तो यहाँ पे वेव या फिर वर्टिकल स्टेप होता है, और वहीं पे हमारा उन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे कटा कटा दिख रहा है, ठीक है, स्क्वायर शेप का छोटा सा, वहाँ पे बल्ब लगा होता है जो कि लेरेंस के विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। फिर नीचे में हमारा टंग या स्पैचुला कहेंगे उसको, नीचे का जो पोर्शन है। फिर आगे जो हमारा टिप है उसको बीक या फिर टिप कहेंगे। ये हमारा है लेरिंगोस्कोप का पार्ट। हैंडल, मेन इसमें हैंडल है। फिर यहाँ पे आगे जो हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लेंज जो यहाँ है और ये जो हैंडल है वो दोनों हिंज जॉइंट से जुड़े रहता है एक दूसरे से। अब हमारा जो लेरिंगोस्कोप है वो भी दो टाइप का होता है। एक हमारा उसका जो है कर्व, आगे का फ्लेंज जो है वो कर्व होगा या फिर स्ट्रेट होगा। तो जो स्ट्रेट लेरिंगोस्कोप होता है उसको हम लोग मिलर कहते हैं, और जो कर्व्ड होता है उसे हम लोग मैकिन्टोश कहते हैं। तो मैकिन्टोश और मिलर दो तरह के होते हैं लेरिंगोस्कोप। तो हमारा जो मिलर होता है वो हमारा किस में ज़्यादातर यूज होता है, तो ये हमारा चिल्ड्रेन में, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों में यूज होता है, और मैकिन्टोश जो है वो हमारे एडल्ट्स में यूज किया जाते हैं। हम लोग पार्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए लेरिंगोस्कोप के पार्ट में हमारा क्या है, हैंडल दिखे थे जहाँ से होल्ड करते हैं लेरिंगोस्कोप को। इसमें क्या होता है कि हमारा बैटरी होता है, हैंडल विच कंटेन बैटरी, तो हैंडल में बैटरी होगा, ठीक है। फिर होता है ब्लेड जो हमारा है वो कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है। कर्व होगा तो उसे मैकिन्टोश कहेंगे और स्ट्रेट होगा तो उसे मिलर कहेंगे। फिर है कि हमारा जो ब्लेड है वो हमारे हैंडल से कैसे अटैच होता है, तो उन दोनों को अटैच करने वाला एक जॉइंट होता है जिसे हिंज जॉइंट कहते हैं। जो ब्लेड है और हमारा जो नीचे का हैंडल है उन दोनों को जॉइंट किए रहता है, जोड़े रखता है, वो हमारा कौन सा जॉइंट है, तो हिंज जॉइंट है। फिर हमारा जो एक बल्ब होता है, स्मॉल बल्ब फिक्स्ड हाफ वे अलोंग द अपर सरफेस ऑफ द ब्लेड के अपर सरफेस में क्या है कि जब देखिए हॉरिजॉन्टल फ्लेंज है, फिर हमारा वर्टिकल स्टेप है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है कि बल्ब लगा होता है। तो ये सब हमारे लेरिंगोस्कोप के पार्ट्स हैं। मेन हैंडल जिसमें बैटरी होता है, फिर ब्लेड होता है, ब्लेड हमारा कर्व या स्ट्रेट होगा, और हमारा इसमें जॉइंट होता है जो कि हमारे ब्लेड और हैंडल को जोड़े रखता है। एक बल्ब होता है जो कि लेरेंस के विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका यूज क्या है लेरिंगोस्कोप का। तो लेरिंगोस्कोपी अलाउज विजुअलाइजेशन ऑफ द लेरेंस, तो लेरेंस को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग लेरिंगोस्कोपी करते हैं। फिर है दूसरा कि बाय विजुअलाइजिंग द लेरेंस इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इज फैसिलिटेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लेरेंस को जब विजुअलाइज करेंगे तो यहाँ पे जो ईटी ट्यूब होता है यानी इंडोट्रैकियल ट्यूब जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, हमारे नेक में, हमारे लेरेंस तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंट्यूबेशन क्या होता है, जब ईटी ट्यूब को हम लोग इंसर्ट करते हैं तो उसे इंट्यूबेशन कहते हैं। और एक्सट्यूबेशन कब होता है, तो जब हम लोग ईटी ट्यूब को निकालेंगे तब उसे एक्सट्यूबेशन कहते हैं। रिमूव किए तो एक्सट्यूबेशन, और हम लोग जब इंसर्ट करते हैं तो उसे इंट्यूबेशन कहते हैं। अब हमारा इसका यूज होता है, इट इज़ यूज ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया एंड फॉर सर्जिकल प्रोसीडर ऑफ द लेरेंस, यानी इसका यूज हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया करते हैं तभी तो ईटी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, वेंटिलेशन करना रहता है। फिर हमारा सर्जिकल लेरेंस के सर्जरी में। अब हम लोग इसका प्रोसीडर देखेंगे, यानी इसका टेक्निक देखेंगे, लेरिंगोस्कोप टेक्निक पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कि पहले तो हम लोग जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट हैं यानी लेरिंगोस्कोप जो है उसको हम लोग चेक कर लें, ठीक है, पहले ही उसको हम लोग देख लें वो सही चल रहा है या नहीं। फिर हमारा दूसरा स्टेप है गिव मेडिकेशंस इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो मेडिकेशन यानी मेडिसिन दे दें पेशेंट को। फिर है प्री ऑक्सीजनेट पेशेंट विद हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन फॉर 3 to 5 मिनट्स, यहाँ बोल रहा है। फिर हम लोग प्री ऑक्सीजनेशन करेंगे, प्री ऑक्सीजनेशन को डीनाइट्रोजिनेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लंग्स को ऑक्सीजन से भर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट होता है वो सेल्फ ब्रीथ यानी खुद से सांस नहीं ले सकता है, इसीलिए उसको 3 से 5 मिनट हम लोग प्री ऑक्सीजनेट करते हैं, यानी ऑक्सीजन उसको देंगे, ठीक है। तो उसका जो लंग्स है वो उसमें जो अल्वियोली है उसमें बढ़िया से हमारा ऑक्सीजन फुलफिल हो जाएगा, तो वो उसको जितना ज़रूरत होगा वो अपना वहाँ से वो फुलफ़िल कर लेगा अपना नीड। फिर है कि अब हम लोग पोजिशनिंग करेंगे पेशेंट का। तो पेशेंट के पोजिशनिंग में उसका पोजीशन रोज़ पोजीशन होना चाहिए, यानी नेक जो है वो एक्सटेंड होना चाहिए, उठा होना चाहिए। और ये हमारे नेक फ्लेक्स्ड टू 15 डिग्री
नो लेटरल डेविएशन नहीं होना चाहिए और रोज़ पोजीशन में होना चाहिए। अब हमारा क्या है कि स्टैंड बिहाइंड द हेड ऑफ द पेशेंट। अब जो भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, ठीक है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है, अब उनको एनेस्थीसिया देना है, ठीक है, तो इसके लिए उनको इंट्यूबेशन करना होगा। तो लेरिंगोस्कोप को अपने लेफ़्ट हैंड में लेके और जो भी उनको इंसर्ट करना है, ईटी ट्यूब इंसर्ट करना है या फिर हमारा जो आयरन ट्यूब है या फिर जो भी ट्यूब इंसर्ट करना है उसको हम लोग राइट हैंड में लेते हैं। तो इसको अपने लेफ़्ट हैंड में लेरिंगोस्कोप और राइट हैंड में जो इंसर्ट करना है उसको लेके पेशेंट के हेड के पीछे खड़े हो जाते हैं, यानी हेड के पास खड़े हो जाएंगे। फिर क्या होता है कि सक्शनिंग करेंगे, यानी जितने भी माउथ में डेब्रिस, यानी क्या होता है कि अगर ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और कुछ वहाँ पे हमारा जो पार्ट है वहाँ कट गया या फिर टूटा हुआ, वहाँ पे कोई दांत का टुकड़ा हो गया या फिर कुछ भी बाहर से सब्सटेंस आके वहाँ अटक गया हो, या फिर हमारा जो है कोई सिक्रीशन हो रहा हो, सलाइवा वगैरह बहुत भर गया है, तो उन सबको सक्शनिंग के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है ताकि वहाँ अच्छे से जो भी इंसर्ट कर रहे हैं वो आसानी से उसमें इंसर्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हमारा है कि यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि लेफ़्ट हैंड में हम लोग लेरिंगोस्कोप को लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि इंसर्ट इट लुकिंग डाउन इट्स लेंथ, उसके लेंथ को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, माउथ के थ्रू उसे हम लोग इंसर्ट करेंगे, टंग से पास होते हुए। फिर क्या, पासिंग द टंग स्लाइड डाउन राइट साइड ऑफ माउथ अंटिल द टॉन्सिल्स आर सीन। इसे क्या करना है, हम लोग माउथ में हमारा टंग होता है तो वहीं से पास करते हुए फिर हम लोग वहाँ पे क्या, राइट साइड में उसको थोड़ा स्लाइड डाउन, यानी राइट साइड में उसको लेंगे और फिर देखेंगे कि टॉन्सिल दिख रहा है या नहीं। टॉन्सिल दिखने लगे तो उसको फिर क्या करेंगे, नाउ मूव इट टू द लेफ़्ट टू पुश द टंग सेंट्रली अंटिल द इव्यूला इज सीन। फिर क्या करते हैं कि वो जो हमारा लेरिंगोस्कोप है उसको मूव करते हैं लेफ़्ट साइड ताकि हमारा जो टंग है, जो हमारा जीभ है, वो सेंटर में आ जाए। और उस टाइम क्या होता है कि इव्यूला जब तक ना सीन हो उसको हम लोग राइट साइड में लिए रहते हैं। जब हमारा इव्यूला जो है वो जब दिख जाएगा, एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है इव्यूला, वो जब दिख जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि आगे है कि एडवांस ओवर द बेस ऑफ द टंग अंटिल द एपिग्लॉटिस इज सीन। फिर हमारा क्या होता है कि टंग के बेस तक हम लोग ले गए उसको, फिर एपिग्लॉटिस दिखने लगता है। एपिग्लॉटिस दिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ईटी ट्यूब को इंसर्ट करने का प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ईटी ट्यूब कैसा होता है और उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ईटी ट्यूब देखिए इस तरह का ईटी ट्यूब होता है। यहाँ पे इन्फ्लेटेड कफ होगा, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, इन्फ्लेटेड कफ होगा, आगे बवेल होता है जो कि ट्रैकिया के पास होता है, और हमारा इसमें देखिए मर्फी आइज होते हैं, फिर इन्फ्लेटेड कफ होगा, फिर देखिए एक अलग ट्यूब निकला हुआ है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से हम लोग सिरिंज लोड करके और फिर यहाँ पे कफ को इन्फ्लेट करना रहता है, फुलाना रहता है, तो सिरिंज से वहीं पे जो भी लोड करना है वो लोड करके वहाँ पे उसको इन्फ्लेट कर देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ईटी ट्यूब का वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि ईटी ट्यूब होता क्या है। तो ईटी ट्यूब बहुत अलग अलग डिफरेंट साइजेज में अवेलेबल होते हैं। एंड ईटी endotracheal tube is a flexible plastic tube that is placed through the mouth into the trachea। ईटी ट्यूब क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक का ट्यूब होता है जो कि हमारे माउथ के थ्रू हमारे ट्रैकिया में एंटर करता है, ठीक है। तो हम ये क्या है, दैट इज प्लेस्ड थ्रू द माउथ इनटू द ट्रैकिया, ठीक है, माउथ से होते हुए ही ना वो ट्रैकिया में जाता है। The endotracheal tube is then connected to a ventilator and delivers oxygen to the lung। ये क्या है, वेंटिलेशन के लिए ही तो हम लोग ईटी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। तो ईटी ट्यूब क्या है हमारा, फिर वेंटिलेटर, एक बैग होता है वेंटिलेशन बैग, एम्बू बैग, उससे हम लोग अटैच कर देते हैं और फिर वेंटिलेशन देने लगते हैं। वेंटिलेशन में क्या होता है कि लंग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डिलीवर किया जाता है ऑक्सीजन। तो ये हमारा हो गया ईटी ट्यूब का, हम लोग ईटी ट्यूब के बारे में जाने। अब हम लोग देखेंगे कि ईटी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है या पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें पहला होता है लेरिंगोस्कोप जो कि लेरिंग्स को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। फिर हमारा ईटी ट्यूब यानी एंडोट्रैकियल ट्यूब तो चाहिए ही। फिर हमारा सिरिंज फॉर कफ इन्फ्लेमेशन, यानी सिरिंज चाहिए जिसके थ्रू हम लोग जो वो ईटी ट्यूब उसमें जो इन्फ्लेटेड कफ था उसे हम लोग इन्फ्लेट कर सकें। फिर एक टेप होता है जिसके थ्रू हम लोग ईटी ट्यूब को फिक्स करते हैं, वो हिले डुले ना,
ठीक है। फिर सक्शन, यानी सक्शन के थ्रू ही हम लोग सक्शनिंग, यानी कि जितना भी उसमें हमारे नेक में फॉरेन मटेरियल हैं या फिर वहाँ पे सिक्रीशन सलाइवा वगैरह हैं, ठीक है, तो वो सब को हम लोग वहाँ सक्शनिंग के थ्रू निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फिर वेंटिलेशन बैग होता है जिसे ईटी ट्यूब से अटैच करके हम लोग ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं लंग्स के पास। फिर हमारा फेस मास्क होता है, ठीक है। फिर मेडिकेशंस इन अवेक पेशेंट, यानी पेशेंट जगा हुआ है तो उसे कौन कौन से मेडिकेशन देते हैं, तो हिप्नोटिक देते हैं। फिर हमारा हिप्नोटिक क्या होता है, तो एक स्लीपिंग ड्रग्स होते हैं, ठीक है, वैलियम हो गया, डाइज़ेपाम हो गया, फिर हमारा मेडाजोलम, ये सब क्या है हमारा कि ये सब जो है हिप्नोटिक ड्रग है, यानी स्लीपिंग ड्रग्स हैं। फिर हमारा एनाल्जेसिक्स होते हैं, एनाल्जेसिया यानी पेन किलर हैं ये सब। इसमें हमारा टर्माडोल हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, फेंटानिल हो गए। फेंटानिल जो है वो बेस्ट एनाल्जेसिक है, यानी फेंटानिल को अक्सर प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर एनाल्जेसिक के तौर पे। फिर हमारा शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, यानी कि क्या होता है कि मसल रिलैक्सेंट भी दिए जाते हैं, जिसमें हमारा कौन कौन सा है, सुकोल और फिर हमारा वैक्यूरोनियम, ये दोनों जो है हमारे मसल रिलैक्सेंट हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि ईटी ट्यूब इंसर्ट करने के लिए ज़रूरत में लाए जाते हैं, ठीक है, मतलब ये ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन टेक्निक, यानी ईटी ट्यूब को इंसर्ट करने के टेक्निक को देखेंगे। तो हम लोग पहले देखें कि लेरिंगोस्कोप टेक्निक देखें, ठीक है, लेरिंगोस्कोप को कैसे कैसे हम लोग अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, और एपिग्लॉटिस दिखा हम लोग को। तो एपिग्लॉटिस को दिखने के बाद अब हम लोग ईटी ट्यूब जो है उसको इंट्यूब्यूट करने का टेक्निक देखेंगे। तो पहला स्टेप है अप्लाइड ट्रैक्शन टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द लेरिंगोस्कोप हैंडल। This lifts the epiglottis so that the V-shaped glottis can be seen. Insert the tube in the groove of the laryngoscope so that the cuff passes the vocal cords. Remove laryngoscope and inflate the cuff of the tube with 15 ml air from a 20 ml syringe. Attach ventilation bag, machine and ventilate. पहला इसमें क्या है कि जो लेरिंगोस्कोप का एक्सिस है उससे देखते हुए हम लोग उसको मूव करेंगे और फिर हम लोग ग्लॉटिस को देखेंगे। भी शेप्ड ग्लॉटिस होता है, ठीक है, ग्लॉटिस सीन होने लगेगा। फिर हमारा क्या होता है कि लेरिंगोस्कोप में एक ग्रूव होता है, ठीक है, छेद, ठीक है, उसी के थ्रू हम लोग ईटी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और वोकल कॉर्ड तक पास करते हैं उसे, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि ईटी ट्यूब में एक इन्फ्लेटेड कफ होता है, तो इन्फ्लेटेड कफ को वोकल कॉर्ड्स तक हम लोग पहुंचा देते हैं। फिर हमारा क्या है, जब वो अपने सही जगह पर ट्रैकिया तक पहुंच गया तो फिर हम लोग लेरिंगोस्कोप को वहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर हमारा क्या होता है कि जो जो ईटी ट्यूब है उसमें जो इन्फ्लेटेड कफ है उसे अब हम लोग इन्फ्लेशन करना होगा, ठीक है, उसे इन्फ्लेट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग को 20 ml के सिरिंज से 15 ml एयर, उसमें क्या होता है कि उसमें इन्फ्लेट करने के लिए इसको उसमें भरना पड़ता है। 15 ml एयर को हम लोग उसमें इंसर्ट करेंगे, यानी उसमें भरेंगे, जिससे वो जो कफ है वो फूल जाए और वहाँ से वो ट्रैकिया से निकले ना बाहर, हिले डुले ना, वहाँ पे फिक्स हो जाए। इसके लिए हम लोग 20 ml के सिरिंज से 50 ml एयर उसमें क्या करेंगे कि भरेंगे। फिर हमारा होता है कि वेंटिलेशन बैग को हम लोग अटैच कर देते हैं, जो हमारा ईटी ट्यूब है उससे अटैच कर दिए, और फिर हमारा क्या होता है कि उसे वेंटिलेट करने लगते हैं। वेंटिलेट करेंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन डिलीवर होगा लंग्स में। तो इस तरह से हमारा जो ईटी ट्यूब का जो इंट्यूबेशन का टेक्निक है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसे चेक करेंगे कि जो ईटी ट्यूब हम लोग इंसर्ट किए हैं वो सही तरह से वहाँ पे इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना रहता है कि ऑब्जर्व चेस्ट एक्सपेंसन एंड अस्कल्टेट टू कंफर्म करेक्ट पोजिशनिंग, यानी ईटी ट्यूब सही जगह पे इंसर्ट हुआ है। इसको चेक कैसे करेंगे, तो चेक्स जो हमारा छाती है, चेस्ट है, उसके एक्सपेंसन यानी चेस्ट का अपवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट जो है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, यानी चेस्ट के मूवमेंट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, और स्टेथोस्कोप के हेल्प से वहाँ पे हम लोग फील करेंगे, यानी अस्कल्टेशन यहाँ पे अस्कल्टेट करेंगे। और अस्कल्टेट क्यों करते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से, तो ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जान सकें कि ईटी ट्यूब अपने सही जगह पे इंसर्ट हुआ है, ठीक है। तो चेस्ट एक्सपेंसन को ऑब्जर्व करके हम लोग ये जान सकते हैं कि उसका करेक्ट पोजीशनिंग है या नहीं। तो फिर क्या होता है कि जब हम लोग जान जाते हैं कि वो सही जगह पे इंसर्ट, मतलब उसका पोजीशनिंग सही है, करेक्ट पोजीशनिंग है ईटी ट्यूब का, तो उसके बाद हम लोग उसको सिक्योर कर देते हैं ईटी ट्यूब को टेप के हेल्प से। फिर हमारा होता है एक यहाँ पे क्या है कि अगर वो सही जगह पे
इंसर्ट ना हुआ है ईटी ट्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ इट टेक्स मोर देन 30 सेकेंड्स रिमूव ऑल इक्विपमेंट्स एंड वेंटिलेट पेशेंट विद अ बैग एंड मास्क अंटिल रेडी टू रिट्राई इंट्यूबेशन। यानी क्या, देखिए हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं चेस्ट का एक्सपेंसन, यानी स्कल्टेट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं उसका स्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप की हेल्प से, आला जो होता है उससे हम लोग फील करते हैं चेस्ट का एक्सपेंसन। अगर चेस्ट का एक्सपेंसन नहीं होता है, 30 सेकेंड हम लोग ऑब्जर्व किए, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो सही जगह पे नहीं लगा है ईटी ट्यूब। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सारे इक्विपमेंट्स निकालेंगे और फिर से पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे कि वेंटिलेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गुडल एयरवे। तो गुडल एयरवे जो है वो एक तरह का प्लास्टिक ट्यूब होता है जो कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ये बहुत ही कठोर होता है, रिजिड होता है। तो हम लोग इसके बारे में अब देखते हैं। A Goodell is a rigid plastic tube with seats along top of mouth and ends at base of tongue। ये क्या होता है कि हमारा ये कहाँ माउथ के थ्रू जाता है, ठीक है, माउथ के थ्रू हम लोग इसको एंटर करवाएंगे और टंग के बेस पे उसका वहाँ पे उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक क्या है, बहुत ही कठोर प्लास्टिक ट्यूब होता है, रिजिड प्लास्टिक ट्यूब है, प्लास्टिक का ही ट्यूब है। इसे हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं, तो टंग को उसके जगह पे फिक्स करने के लिए। फिर है डिजाइंड इन डिफरेंट साइजेज टू फिट द मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम चिल्ड्रेन टू एडल्ट्स। यानी ये बहुत डिफरेंट साइजेज में अवेलेबल होता है, डिज़ाइंड होता है, यानी बना हुआ होता है। जो कि ऐसा क्यों होगा, ताकि वो बच्चे से लेके जो एडल्ट हैं, चिल्ड्रेन टू एडल्ट, सभी में सभी के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। इसके लिए ये बहुत ही अलग अलग डिफरेंट साइज में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा गुडल एयरवे जो है वो हमारा क्या होता है कि रिजिड प्लास्टिक ट्यूब है, टंग को फिक्स करने के लिए इसका यूज होता है और ये बहुत डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होता है। बच्चों के लिए भी अवेलेबल होगा, एडल्ट के लिए भी अवेलेबल होगा, ठीक है। इसे हम लोग ओरोफेरिंजियल एयरवे भी बोलते हैं, ठीक है। गुडल एयरवे भी बोलते हैं। ये एक तरह का मेडिकल डिवाइस है जो कि हमारे एयरवे को, ठीक है, मेंटेन करने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए हमारा टंग जो है वो कभी कभी क्या होता है, हम लोग अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा जीभ होता है वो उल्टा पलट जाता है, जिसकी वजह से हमारा एयरवे जो है वो क्या हो गया, बंद हो गया, यानी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसी को फिक्स करने के लिए, पेशेंट तो अनकॉन्शियस होते हैं, तो उसी को मेंटेन करने के लिए, उनके एयरवे को मेंटेन करने के लिए ओरोफेरिंजियल एयरवे यानी गुडल एयरवे का यूज होता है। फिर क्या है कि इट डज दिस बाय प्रिवेंटिंग द टंग फ्रॉम कवरिंग द एपिग्लॉटिस विच कुड प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम ब्रीदिंग। इसमें क्या है, वही बात है कि टंग जब पीछे पलट जाएगा, जब हम लोग अनकॉन्शियस होंगे, पेशेंट भी बेहोश होगा, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, उसका जो जीभ होता है वो पीछे पलट गया, पीछे पलटने की वजह से क्या होता है कि वो एपिग्लॉटिस को कवर कर लेता है, जो कि हमारे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम लाएगा। जो पेशेंट है, वो पर्सन है, वो सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, गुडल एयरवे का यूज क्या है, पेशेंट्स एयरवे इज केप्ट पेटेंट बाय प्रिवेंटिंग द टंग फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे। तो वही बात है यहाँ पे जो मैंने पहले बताया कि इसमें क्या होता है कि टंग को, जो हमारा जीभ है, उसको पीछे पलटने से रोकता है, क्योंकि जो बेहोश पेशेंट होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं, उन्हें कुछ भी वो कॉन्शियस है ही नहीं, उन्हें होश है ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो हम लोग जब कॉन्शियस होते हैं तब ना अपने जीभ को अपने जगह पे मेंटेन किए रखते हैं। जब हम लोग अनकॉन्शियस हैं तो वो पीछे भी पलट सकता है, जिससे एपिग्लॉटिस जो है कवर हो जाएगा और हम लोग को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, हमारा जो एयरवे है उसमें बाधा आएगा, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर पहला रीज़न है कि ऑब्स्ट्रक्शन को, यानी जो हमारा टंग है वो पीछे ना पलट जाए, ठीक है, टू प्रिवेंट फॉल बैक ऑफ टंग एंड टू प्रिवेंट टंग बाइट। दूसरा क्या है, टू प्रिवेंट टंग बाइट इन सेमी कॉन्शियस और इरिटेबल पेशेंट। कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है, यानी कि जो भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ जैसे ईटी ट्यूब डाला हुआ है या फिर गुडल एयरवे डाला हुआ है, यानी मतलब कोई भी दूसरा चीज़ हो, या फिर कोई उन लोग को बहुत इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, एकदम चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो उन लोगों को क्या होता है कि चिड़चिड़े
गूदेपन के कारण वो अपना टंग बाइट ना कर ले, यानी वो अपने जीभ को काट ना ले, इसीलिए भी गुडल एयरवे का यूज होता है। ठीक है, गुडल एयरवे जो होता है वो टंग को उसके जगह पे फिक्स किए रखता है, पीछे नहीं पलटने देगा। पेशेंट अगर उसको टीथ बाइट, ये टंग बाइट करने का कोशिश किया तो उस टाइम तो वो जो गुडल एयरवे वहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है उसी पे उसका टीथ जाएगा, तो इससे हमारा जो टंग जो है, जीभ जो है वो सेफ हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू इंसर्ट अ गुडल एयरवे। तो गुडल एयरवे को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो इसका प्रोसीजर देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले पेशेंट को हम लोग रोज पोजीशन में लेटाते हैं और उसका जो हेड है उसको हेडरिन के सपोर्ट से, मतलब उसको अच्छे से पोजीशनिंग कर देंगे, सिर के पास हेडरिन लगा देंगे और पेशेंट को रोज पोजीशन में लेटा देंगे। ठीक है, रोज पोजीशन में क्या होता है, नेक जो है बाहर की तरह उठा रहता है, एक्सटेंडेड रहता है 15 डिग्री पे। फिर हमारा देखिए दूसरा प्रोसेस क्या है, तो इसमें सक्शनिंग होता है दूसरा। पहले उसका पोजीशनिंग कर दिए रोज़ पोजीशन में, फिर दूसरा होता है सक्शनिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल्स है माउथ में, जैसे इंश्योर नो फॉरेन बॉडीज इन द माउथ, माउथ में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन बॉडी, उसको यहाँ से रिमूव कर देता है सक्शनिंग के थ्रू। फिर हमारा तीसरा है लुब्रिकेट द ओरोफेरिंजियल एयरवे। ओरोफेरिंजियल एयरवे क्या है, वही हमारा गुडल एयरवे है। तो उसको हम लोग जो है वो जेली से, लिग्नोकेन जेली या फिर जाइलोकेन जेली, ये सब जो जेलीज होते हैं उससे हम लोग उसको लुब्रिकेट कर देंगे, यानी चिकना कर देंगे, जिससे आसानी से वो अंदर इंसर्ट हो जाए और वहाँ पे कोई इरिटेशन कॉज ना करे। फिर हमारा जो आगे का प्रोसेस है उसमें है इंसर्ट इनटू द माउथ अपसाइड डाउन, रिड्यूसेज रिस्क ऑफ पुशिंग टंग बैक। फिर क्या होता है कि इसको हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं, तो जैसे देखिए ओरोफेरिंजियल ट्यूब जो होता है नीचे की तरफ ऐसे शो किया है, उसको क्या करते हैं कि उल्टा करके अपसाइड डाउन करके इंसर्ट करेंगे। ये क्या होता है कि जो हमारा टंग है वो पीछे ना पलटे, उसके रिस्क को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग अपसाइड डाउन करके इंसर्ट करेंगे माउथ में। फिर हमारा क्या है कि वंस टिप इज अराउंड हार्ड सॉफ्ट पैलेट जंक्शन, रोटेट 180 डिग्री एंड एडवांस द रेस्ट ऑफ द एयरवे। तो देखिए क्या होता है इसमें हमारा, उसको हम लोग अपसाइड डाउन के इंसर्ट कर दिए, अपसाइड डाउन करके उल्टा करके गुडल एयरवे को इंसर्ट कर दिए माउथ में। फिर हमारा आगे क्या करते हैं कि उसका टिप जब हमारे हार्ड सॉफ्ट पैलेट के जंक्शन में, तो हमारा हार्ड पैलेट, पैलेट क्या होता है, तो हमारा जो ऊपर का रूफ है, ठीक है, जीभ है, उसके ऊपर देखते हैं तो एकदम टफ सा है, हमारा एक दिखता है ऊपर छत की तरह है, रूफ है, तो ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम लोग पैलेट कहते हैं। तो हमारे टीथ के जो पास होता है, दांत के पास वाला जो है वो हार्ड पैलेट है, और उससे थोड़ा हम लोग अंदर जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सॉफ्ट फील होता है, तो वो हमारा सॉफ्ट पैलेट है। तो उसके जंक्शन के पास, यानी दोनों जहाँ मिल रहा है वो जो जंक्शन है, वहाँ पे जब ये टिप पहुँच जाएगा तो उसे हम लोग थोड़ा रोटेट कर, मतलब 180 डिग्री पर रोटेट कर देंगे और उसे फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो टंग है वो पीछे की तरफ नहीं पलटेगा, और पेशेंट अगर इरिटेट होकर काटना भी चाहे अपने जीभ को तो नहीं काट सकता। तो अब हमारा नेक्स्ट है राइल्स ट्यूब। तो राइल्स ट्यूब में क्या होता है कि अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज़, तो ये बहुत अलग अलग साइजेज़ में अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं। फिर हमारा ये किस चीज़ से बना होता है, तो मेनली मेडअप ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये हमारे पीवीसी से पाइप भी बना रहता है, तो ये भी हमारा जो है राइल्स ट्यूब वो हमारे पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है। एज द नंबर इंक्रीजेज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इंक्रीजेज, जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता है राइल्स ट्यूब का, वैसे वैसे इसका डायमीटर जो है वो भी इंक्रीज करता है। ठीक है, राइल्स ट्यूब को हम लोग और भी दूसरे नामों से जानते हैं। तो राइल्स ट्यूब को हम लोग फीडिंग ट्यूब भी कहते हैं, उसे हम लोग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी कहते हैं, और फिर इसे आरटी ट्यूब, एनजी ट्यूब, मतलब इसको शॉर्ट में देखिए, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है तो उसको हम लोग एनजी ट्यूब कहेंगे। फिर राइल्स ट्यूब है तो उसे हम लोग आरटी ट्यूब कहेंगे। इसे हम लोग फीडिंग ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू जो नील पर ओरली पेशेंट होते हैं उनको हम लोग फीड करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आगे अब देखेंगे इसके यूजेज वगैरह के बारे में। ये जो होता है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट इज़ पास थ्रू द नोज डाउन थ्रू द ओइसोफेगस एंड इनटू द स्टमक। ये क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, जो कि नोज के थ्रू, नाक के थ्रू इसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, नोज के थ्रू ये क्या होगा, पास करेगा, फिर हमारे ओइसोफेगस में जाएगा, फिर फूड पाइप ओइसोफेगस, फिर ओइसोफेगस से हमारा कहाँ जाता है, स्टमक में एंटर कर जाता है। ठीक है, और इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, तो फीड करने में, जो नील पर
ओरल पेशेंट होते हैं उनको हम लोग खाना खिलाने के लिए, तो उनको खाना भी पूरा सॉलिड नहीं दिया जाता है इस पाइप के थ्रू, थोड़े लिक्विड फॉर्म में काढ़ा वगैरह या फिर दलिया ये सब दिया जाता है। मेडिसिन देना हो तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स लिखा है ना, एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग्स, तो यानी कि ड्रग्स को भी मतलब ड्रग्स देना है पेशेंट को, तो इसके लिए भी हम लोग राइल्स ट्यूब का यूज करते हैं। उसको खिलाना है तो उसके लिए भी हम लोग राइल्स ट्यूब का यूज करेंगे, ठीक है। और इसका होता है गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज में भी यूज होता है हमारा ये राइल्स ट्यूब। इसमें क्या होता है कि लवाज का मतलब होता है कि स्टमक को वॉश करना, वॉशिंग आउट ऑफ स्टमक। लवाज का मतलब क्या है? वॉशिंग आउट ऑफ स्टमक। तो गैस्ट्रिक लवाज क्या है? उसे हम लोग स्टमक पंपिंग भी कहते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन भी कहते हैं। जब कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान ऐसा होता है जो कि जहर खा लेता है, तो उसके स्टमक से पॉइज़न को निकालने के लिए हम लोग राइल्स ट्यूब का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है गैस्ट्रिक लवाज जिसमें हम लोग स्टमक में जो भी हमारा अनवांटेड चीज़ है उससे हम लोग उसको क्लीन कर देते हैं, वॉश कर देते हैं। तो हमारे स्टमक से अगर पॉइज़न जहर भी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि राइल्स ट्यूब का यूज करते हैं। अगर कोई पेशेंट है, बहुत सीरियस कंडीशन है और उसे वो मुंह से नहीं खा सकता है, ईटी ट्यूब इंसर्ट किया हुआ है मान के चलिए मुंह में, तो कैसे खाएगा? तो उसे हम लोग नोज़ के थ्रू राइल्स ट्यूब डालेंगे और फिर उसे हम लोग फीड करवाते हैं, ठीक है। नील पर ओरली पेशेंट को हम लोग खाना खिलाएंगे इसके थ्रू, दलिया हो गया या फिर लिक्विड कोई भी चीज़ हो गया उसे। फिर हम लोग उसे मेडिसिन देने के लिए, ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए भी यूज करते हैं फीडिंग ट्यूब को। अब हम लोग देखेंगे लैरिंजियल मास्क एयरवे, इसे हम लोग आइजेल भी कहते हैं, ठीक है। इसका यूज हम लोग ईटी ट्यूब के जगह पे कर सकते हैं, यानी ईटी ट्यूब की तरह ही इसको भी इंसर्ट करने का टेक्निक होगा, ठीक है। इसका भी यूज हम लोग एनेस्थीसिया के टाइम एयरवे को सिक्योर करने के लिए करते हैं। ये हमारा बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव मेथड है। तो ये क्या होता है अब हम लोग ये देखते हैं। A flexible plastic tube with inflatable circular opening on end with seats over top of larynx। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब है जिसमें क्या होता है कि एक सर्कुलर ओपनिंग होता है, ठीक है, जो कि इन्फ्लेट नहीं होगा, ठीक है। सर्कुलर ओपनिंग होता है नीचे में, ठीक है, जो कि हमारे लैरिंक्स को कवर कर लेता है। तो ये एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब है जिसमें एक ओपनिंग होगा, सर्कुलर ओपनिंग होगा, जो कि हमारे लैरिंक्स के ऊपर मतलब बैठ जाता है, यानी उससे कवर कर लेता है। दी LMA लैरिंजियल मास्क एयरवे, जिसे आइजेल भी कहते हैं, provides a safe and effective method of securing an airway in anesthesia and critical care setting। तो देखिए एनेस्थीसिया में इसका यूज किया जाता है एयरवे को सिक्योर करने के लिए। ये एक सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेथड है। क्रिटिकल केयर यानी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन, सीरियस कंडीशन में है तो उस टाइम भी हम लोग ये मेथड यूज करेंगे, यानी लैरिंजियल मास्क एयरवे का यूज करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ एन ओवल सॉफ्ट, और फिर यह क्या होता है कि ये लैरिंक्स के ऊपर कवर कर लेगा, और ये हमारे क्या होता है कि ओवल शेप, नीचे में सर्कुलर शेप का ओपनिंग होता है जो कि हमारे लैरिंक्स को कवर कर लेता है और एयरवे को सिक्योर करता है। तो इसका टेक्निक जो है इंसर्ट करने का वो हमारे ईटी ट्यूब की तरह ही है, यानी पहले क्या करेंगे कि मेडिकेशन देंगे, प्री ऑक्सीजनेशन करेंगे, फिर इसको लैरिंगोस्कोप जो कर रहे थे लैरिंगोस्कोपी के हेल्प से उसे फाइंड करेंगे, लैरिंग्स को विजुअलाइज करते हैं। फिर हमारा क्या होता है कि फिर इस जो लैरिंजियल मास्क एयर में है उसे इंसर्ट करेंगे, फिक्स करेंगे और फिर हम लोग वेंटिलेट करेंगे। तो यही सारा प्रोसेसिंग हम लोग सेम टू सेम जैसे मैंने ईटी ट्यूब में बताया था वैसे ही सेम प्रोसीजर हमारा इसमें भी होगा, लैरिंजियल मास्क एयरवे को इंसर्ट करने में भी होगा, ठीक है। अब हमारा है इंडोट्रैकियल ट्यूब स्टाइलेट। तो इसे हम ये क्या है, हमारा इंडोट्रैकियल ट्यूब स्टाइलेट जो है उसका यूज हम लोग करते हैं ईटी ट्यूब इंसर्ट करने के टाइम। यानी कभी कभी क्या होता है कि हमारा ट्रैकिया जो होता है बहुत ही नैरो होता है और ईटी ट्यूब उसमें इंसर्ट नहीं हो पाता है लैरिंगोस्कोप के हेल्प से। तो हम लोग क्या करते हैं, बूजी का हेल्प करते हैं, बूजी का यूज करेंगे, ठीक है, बूजी के हेल्प से इंसर्ट करते हैं ईटी ट्यूब को, या फिर हमारा जो है इंडोट्रैकियल ट्यूब स्टाइलेट का यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये भी हमारा देखिए इलास्टिक बूजी भी नीचे दिखाया हुआ है। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड और हाइपर एंगुलेटेड हमारा स्टाइलेट को यहाँ पे दिखाया है। तो ये सब का यूज हम लोग क्या करते हैं कि जो जब हमारा जो ट्रैकिया है वो बहुत ही नैरो होता है, तो उस टाइम में हम लोग इसका यूज करेंगे सिक्योर, मतलब देखने के लिए, फाइंड करने के लिए ट्रैकिया को, और इसके हेल्प से हम लोग फिर ईटी ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं आसानी से। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और एलुमिनियम। ये जो हमारा स्टाइलेट है, इंडोट्रैकियल ट्यूब स्टाइलेट जो है वो हमारा किससे बना होता है, तो स्टेनलेस स्टील या फिर एलुमिनियम से बना होता है। ये इट इज़ कर्व्ड एंड मोल्डेबल टू मोल्ड एज पर द कर्व ऑफ द इंडोट्रैकियल ट्यूब। ये क्या होता है, कर्व्ड होता है, ठीक है, थोड़ा मुड़ा हुआ कर्व है। फिर क्या होता है कि ये मोल्डेबल है, यानी जैसे मोड़िएगा वैसे मुड़ जाएगा। यानी कि देखिए ईटी ट्यूब का जैसा शेप है, जैसे जैसे वो मुड़ रहा है वैसे वैसे ये भी हमारा टर्न लेगा, ये भी मुड़ेगा, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल है हमारा एक तरह का, ठीक। तो इसका यूज क्या है, इट इज़ इंसर्टेड इनसाइड द इंडोट्रैकियल ट्यूब। ईटी ट्यूब के अंदर इसे इंसर्ट करते हैं वाइल इंट्यूबेटिंग द पेशेंट। जब हम लोग पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं और ट्रैकिया बहुत ज़्यादा ही नैरो होता है, ईटी ट्यूब नहीं हमारा इंसर्ट हो पाता है आसानी से, तो हम लोग बूजी का हेल्प लेते हैं या फिर हम लोग इसका हेल्प लेंगे, जो इंडोट्रैकियल स्टाइलेट है उसका। तो इसको क्या करते हैं कि ईटी ट्यूब के अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को इंट्यूबेट कर देते हैं, यानी ईटी ट्यूब को आसानी से इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, और फिर उसे हम लोग वेंटिलेट कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्पाइनल नीडल को। तो स्पाइनल नीडल जो होता है वो हमारे स्पाइनल एनेस्थीसिया को देने में हेल्प करता है, ठीक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर देना है तो हम लोग स्पाइनल नीडल का हेल्प लेंगे। फिर हमारा अगर लुम्बर पंक्चर करना होता है, यानी सीएसएफ, लुम्बर पंक्चर करेंगे तो सीएसएफ निकलेगा, और सीएसएफ निकलता है तो हमारा वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, यानी डायग्नोसिस में उसका यूज किया जाता है। तो ये जो स्पाइनल नीडल होते हैं तो इसमें क्या क्या होते हैं, इसके पार्ट्स को देखते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग नीडल, लॉन्ग नीडल होता है। इट हैज़ अ ट्रांसपेरेंट हब टू आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ सीएसएफ क्विकली। इट हैज़ अ स्टाइलेट, लॉन्ग नीडल होगा, उसमें एक ट्रांसपेरेंट हब होता है, हब होता है, तो वहाँ से अगर हम लोग उसको नीडल को इंसर्ट करेंगे लुम्बर में, तो क्या होता है हमारा कि वहाँ से सीएसएफ यानी एक फ्लूइड निकलता है, जो कि सीएसएफ होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो वो आसानी से दिख जाता है ट्रांसपेरेंट होने के चलते। फिर इसमें हमारा स्टाइलेट भी होते हैं, ठीक है। इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम 5 to 15 सेंटीमीटर। इट इज़ अवेलेबल इन साइजेस फ्रॉम नंबर 18G to 32G। जी का मतलब यहाँ गॉज है, इन डायमीटर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें हमारा लॉन्ग नीडल है, ये लॉन्ग नीडल होता है, ट्रांसपेरेंट हब होगा जो कि सीएसएफ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है आसानी से। फिर इसमें स्टाइलेट होते हैं, इसका जो लेंथ होता है वो वैरी करता है, 5 से 15 सेंटीमीटर, 5 भी होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 5 से 15 इसका सेंटीमीटर में होगा लेंथ, वेरी करता है, अलग अलग होता है। इसके जो डायमीटर होते हैं वो हमारे 18 गॉज टू 32 गॉज में अवेलेबल होते हैं, यानी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होंगे स्पाइनल नीडल। फिर इसका जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इसका डायमीटर घटते जाता है। डायल्स ट्यूब में क्या था कि नंबर बढ़ रहा था तो उसका डायमीटर भी बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे डायमीटर घटेगा। और ये क्या होता है कि प्री स्टेलाइज्ड पैक में पहले मतलब प्रोवाइड किया जाता है, यानी पहले ही से इसका पैकिंग होता है स्टेलाइज करके। स्पाइनल नीडल्स आर यूज टू इंजेक्ट एनाल्जेसिया एंड और एनेस्थेटिक्स डायरेक्टली इनटू द सीएसएफ, यूजुअली एट अ पॉइंट बिलो द सेकेंड लुम्बर वर्टिब्रा। तो स्पाइनल नीडल का जो यूज होता है वो एनाल्जेसिया, ठीक है, पेन किलर या फिर एनेस्थेटिक को इंसर्ट करने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी किस में, तो सीएसएफ में, ठीक है। सीएसएफ हमारा होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया कहाँ जाता है, किस स्पेस में, तो L2 to L5 जो रीजन है, यानी सेकेंड लुम्बर वर्टिब्रा से 5th लुम्बर वर्टिब्रा तक इसे दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारा एक स्पाइनल नीडल जो होता है वो एंटर करता है सीएसएफ में, यानी सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में,
ये एंटर कहाँ से करता है, तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको एक मेम्ब्रेन कवर किए रहता है, ठीक है। तो उस मेम्ब्रेन को पास करते हुए, उस मेम्ब्रेन से पास होते हुए ये हमारे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में एंटर करता है, और फिर जो ट्रांसपेरेंट हब होता है उसके थ्रू वो CSF वहाँ से निकलेगा, तो वो आसानी से वहाँ पे विजिबल होता है। तो इसका यूज देखते हैं हम लोग, स्पाइनल जो नीडल है उसका यूज क्या है। तो फॉर लंबर पंक्चर में इसका यूज होता है टू ऑब्टेन और ड्रेन द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। यानी लंबर पंक्चर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि उस टाइम हमारा CSF जो है वो हमारा निकलता है, तो उस CSF को हम लोग ले लेते हैं, तो वो एक हमारा डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, यानी किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस के लिए, जैसे मेनिंजाइटिस हो जाता है या फिर कोई भी हमारा बीमारी जो है CSF से रिलेटेड है या फिर ब्रेन से रिलेटेड है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, तो उन सब के जांच के लिए हम लोग लंबर पंक्चर करते हैं और CSF के हेल्प से उसे डायग्नोस एग्जामिन कर लेते हैं। फिर इसका दूसरा यूज है टू इंजेक्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया, यानी कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए भी हम लोग स्पाइनल नीडल का यूज करते हैं। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है, तो लोअर एब्डोमेन को, जो लोअर हमारा रीजन है, लोअर एब्डोमेन से नीचे वाला रीजन है हमारा लोअर लिम्ब, वहाँ तक का जो रीजन है वहाँ तक का सर्जरीज़ में हमारा क्या होता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। नीचे का जो रीजन है उसको सुन कर देगा, फिर वहाँ पे सर्जरी होते हैं लोअर एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होता है वो अगर कम टाइम की सर्जरीज में भी इसे दिया जाता है। फिर हमारा इपिड्यूरल कैथेटर में देखिए क्या है, यहाँ पे लॉस ऑफ रेजिस्टेंस से लोड किया हुआ सीरीज है, यानी LOR सीरीज है। फिर यहाँ पे कैथेटर है, फिर यहाँ पे फ़िल्टर करने के लिए भी यहाँ पे एक ट्यूब है, फिर यहाँ पे नीडल देखिए, कैथेटर है। तो ये सब इसका एपिड्यूरल कैथेटर का मतलब एक तरह से देखें तो इसके इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे एपिड्यूरल कैथेटराइजेशन में हेल्प करते हैं। It consists of a soft catheter, filter, large bore epidural needle and a syringe to confirm the epidural space। ये किस किस चीज़ से मतलब कंसिस्ट होता है, यानी किसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं एपिड्यूरल कैथेटर के, जिसमें एक सॉफ्ट कैथेटर होता है, एक फ़िल्टर होता है, फिर एक एपिड्यूरल नीडल होंगे, एक सिरिंज होता है जो कि LOR से लोडेड होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैथेटर जो है वो मतलब कैसा होता है। तो कैथेटर क्या है, ये ट्रांसपेरेंट होगा, एक मैलिएबल ट्यूब होता है जो कि नायलॉन से या फिर टेफ्लॉन यानी टेट्राफ्लोरोइथिलीन से बना होता है, यानी टेफ्लॉन या नायलॉन से ये मैलिएबल ट्यूब बना होगा। और कैथेटर जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, और इसका जो लेंथ होता है ये 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। जो ये एपिड्यूरल कैथेटर होता है वो 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे। अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे कैथेटराइजेशन करते हैं। इट शुड नॉट बी एडवांस्ड मोर देन 5 सेंटीमीटर इनसाइड द एपिड्यूरल स्पेस, यानी कि हम लोग जब ये नीडल होता है उसको जब हम लोग इंसर्ट करते हैं एपिड्यूरल स्पेस में, तो ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से 5 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड जो है, ठीक है, उसको हम लोग लियोर लॉक से कनेक्ट कर देंगे और एक फ़िल्टर से, ठीक है, फ़िल्टर और लियोर लॉक था उससे उसको कनेक्ट करने के बाद फ़िल्टर किस तरह से काम करेगा यहाँ पे, तो ये बैक्टीरिया जो जितने भी पैथोजेन है, बैक्टीरिया, वायरस और फॉरेन बॉडी हैं, उससे ये फाइट करेगा और उसको क्या करेगा, उसके एंट्री को प्रिवेंट करता है, यानी फ़िल्टर करता है उसको, ठीक है। फ़िल्टर है तो ये बैक्टीरिया और जो हमारे वायरस हैं, वायरल और फॉरेन बॉडी के लिए एक फ़िल्टर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। फिर यहाँ जो अब हम लोग देखेंगे सिरिंज के बारे में। तो द सिरिंज हैज़ अ स्पेशल लो रेजिस्टेंस प्लंगर which is used to identify the epidural space by loss of resistance to either air or saline। तो इस सलाइन होता है, ठीक है। तो सिरिंज जो होता है, एक सिरिंज होते हैं उसमें लो रेजिस्टेंस का एक प्लंगर होता है, ठीक है। प्लंगर जो हम लोग खींचते हैं, डालते हैं, ठीक है। नीडल हम लोग देखते हैं जो सिरिंज होता है उसमें हम लोग हाथ से लोड करने के लिए खींचते हैं, डालते हैं, ठीक है, तो वो हमारा प्लंगर होता है। तो प्लंगर में क्या होगा इसमें कि विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एपिड्यूरल स्पेस बाय लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी हम लोग एपिड्यूरल स्पेस को आइडेंटिफाई करने के लिए LOR, ठीक है, LOR को उसमें हम लोग ये करेंगे, LOR के थ्रू हम लोग लॉस ऑफ रेजिस्टेंस होता है इसका फुल फॉर्म,
हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें हम लोग एयर या फिर नॉर्मल सेलाइन, NS से होता है सेलाइन, उसमें डालेंगे और फिर हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि सही जगह पे गया है कैथेटर या नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मेजिल्स फोर्सेप। देखिए मेजिल्स फोर्सेप जो होता है वो डेस्जार्डिन्स कोलिडोलिथोटॉमी फोर्सेप की तरह होता है। जो ये डेस्जार्डिन्स जो फोर्सेप है वो हमारे जो भी स्टोन होल्डिंग, मतलब वो स्टोन होल्डिंग फोर्सेप है। ठीक है, और जो भी लिस्टर साइनस वगैरह होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी साइनस को एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए भी उसको यूज़ में लाया जाता है। तो ये जो मेजिल्स फोर्सेप है ये भी थोड़ा उसी की तरह दिखता है। इसमें क्या होते हैं, इट हैज़ फिंगर बाउज एंड पेयर्स ऑफ शाफ्ट्स एंड ब्लेड्स। इसमें क्या होता है, फिंगर बाउज होते हैं जिससे हम लोग पकड़ते हैं, जहाँ हमारा फिंगर रहता है वो फिंगर बाउज हो गया। शाफ्ट होते हैं यानी दो शाफ्ट हैं दोनों साइड, वो पेयर ऑफ शाफ्ट कहा है। फिर ब्लेड होते हैं इसमें। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कर्व्ड एट ब्लेड्स, जहाँ ब्लेड है वहाँ पे कर्व है ये। ठीक है, कर्व्ड है, वहाँ से मुड़ा हुआ है। द टिप्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज राउंडेड फेनेस्ट्रेटेड एंड हैविंग ट्रांसवर्स सीरेशंस लाइक स्वेब होल्डिंग फोर्सेप। यानी स्वेब क्या, स्पंज, कॉटन, ये सब को होल्ड करने वाला फोर्सेप की तरह ही ये भी है मेजिल्स फोर्सेप। तो इसका जो टिप होता है मेजिल्स फोर्सेप का वो राउंडेड होगा, यानी गोल होगा, राउंडेड होगा, फेनेस्ट्रेटेड यानी होल होगा वहाँ पे। फेनेस्ट्रेशन क्यों होता है, फेनेस्ट्रेटेड क्यों होता है, तो वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इसलिए होगा ताकि उसका वेट जो है वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, वो ज़्यादा भारी ना लगे और आसानी से हैंडल कर सके उसे सर्जन्स। और इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स सीरेशंस होते हैं, यानी लाइन जो होगा वो ट्रांसवर्स लाइन होगा, वहाँ पे सीरेशंस होंगे। ये हमारा स्वैब होल्डिंग फोर्सेप यानी स्पंज होल्डिंग फोर्सेप हो गया। फिर हमारा डेस्जार्डिन्स कोलिडोलिथोटॉमी फोर्सेप जो है उसकी तरह ये होता है। द टिप कैन ग्रेस्प द फॉरेन बॉडी ड्यूरिंग इट्स रिमूवल और ड्यूरिंग पैकिंग टू डायरेक्ट इट इन प्रॉपर पोजीशन। यानी हम लोग क्या करते हैं कि सर्जरी किए और किसी पार्ट को उसको प्रॉपर पोजीशनिंग, मतलब प्रॉपर पोजीशन में उसको रखना है, यानी पहले वाले पोजीशन पे उसे रखना है, तो उसके लिए भी हम लोग इसको यूज़ में ला सकते हैं। यानी वो बहुत ही मतलब उसको होल्ड कर लेगा अच्छे से ये, यानी पैकिंग के टाइम भी इसे हम लोग यूज़ में लाते हैं। ठीक है, ताकि उसको जो भी हमारा पार्ट है उसे उसके सही जगह पे रख सकें। और फिर इसका जो टिप है वो क्या होता है कि ट्रांसवर्स सीरेशन होते हैं, तो जो भी बॉडी को हम लोग पकड़े हैं तो आसानी से वो उसे पकड़, मतलब अच्छा पकड़ बना लेता है ये। ठीक है, रिमूव करना हो या फिर उसे उसके जगह पे रखना हो, प्लेस करना हो, तो ये सब के लिए हम लोग इसमें मेजिल्स फोर्सेप का यूज कर सकते हैं। जैसे स्पंज होल्डिंग फोर्सेप भी था, फिर रैम्पलेज स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, फिर हमारा था ये डेस्जार्डिन्स कोलिडोलिथोटॉमी फोर्सेप, फिर हमारा ये मेजिल्स फोर्सेप। ये सब थोड़ा बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, इसमें फेनेस्ट्रेशन होते हैं, आगे राउंडेड ओवल शेप्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेजिल्स फोर्सेप। अब हम लोग देखेंगे एम्बू बैग। तो एम्बू बैग का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट बैग। तो ये क्या होता है, ये टफ़ होता है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक, और इसका यूज़ हम लोग वेंटिलेशन के लिए करते हैं, यानी ईटी ट्यूब को अटैच कर देते हैं, उसके बाद हम लोग एम्बू बैग को अटैच करते हैं। ठीक है, ईटी ट्यूब इंसर्ट कर दिए, उसके बाद वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेशन बैग को अटैच करना होगा। ठीक है, फिर एम्बू बैग का हम लोग यहाँ पे तो फुल फॉर्म जान लिए कि आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। फिर आगे क्या है ये, दिस इज़ अ मैनुअल मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग मैनुअल इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। क्या होता है, इसमें मैनुअली हम लोग वेंटिलेट कर रहते हैं पेशेंट को, यानी वो खुद से तो सांस ले नहीं रहा होता है, उससे हम लोग मैनुअली यानी बाहर से हम लोग उसको एयर देते हैं, ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं उसको बाहर से, यानी पॉजिटिव प्रेशर उसको हम लोग दे रहे हैं। It is a compact, portable, self-inflating bag with a valve and a connection for adding oxygen at one end. इसका ऐसा मतलब बनावट है कि अपने इन्फ्लेटिंग बैग है। ठीक है, वो खुद से ही फूलेगा, पचकेगा। ठीक है, और ये कॉम्पैक्ट होता है और ये पोर्टेबल, यानी आसानी से इसे हम लोग मतलब पोर्टेबल क्या, इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं हम लोग। फिर ये क्या है कि सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग है, यानी खुद से ही मतलब फूलेगा, फिर पचकेगा, मतलब अपना मेंटेन कर लेगा शेप को। और इसमें एक वाल्व भी होते हैं और एक कनेक्शन होता है। ठीक है, एक एंड पर, जिससे वो ऑक्सीजन को मतलब डिलीवर करेगा, ऐड कर लेगा अपने में। Shape of the self-inflating bag is automatically restored after compression, which allows fresh gas to be drawn from the reservoir.
ये बोल रहा है कि जो सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है इसमें वो अपना शेप जो है वो ऑटोमेटिकली मतलब रिस्टोर कर लेता है। यानी मान के चलिए हम लोग मतलब ऑक्सीजन डिलीवर हो गया, फिर वो पचक गया, ठीक है, फिर से वो रिस्टोर कर लेगा अपना शेप, ठीक है, आफ्टर कंप्रेशन। और फिर क्या हो जाएगी कि वो फिर से अपना शेप रिगेन कर रहा है, तो फिर से तो फ्रेश गैस उसको चाहिए। यानी कोई भी देखिए हमारा जो सांस लेते हैं, ठीक है, एयर आया, फिर सांस छोड़े, तो छोड़ने के बाद हमको चाहिए तो लंग्स को फिर से इन्फ्लेट करने के लिए। लंग्स ऐसे पचका हुआ तो रहेगा नहीं, वैसे ही ये भी लंग्स की तरह ही होता है। ये जो एम्बू बैग है, एम्बू बैग का सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली अपना शेप जो है रिगेन कर लेता है। और वो अपना शेप रिगेन करेगा, यानी क्या होता है कि ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया, कंप्रेस हो गया, तो फिर से उसको गैस चाहिए तो वो फ्रेश गैस को खींचता है अपने रिजर्वायर में, अपने पास वो स्टोर कर लेगा उसको। तो एम्बू बैग का काम क्या है कि इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। ये हमारे वेंटिलेशन में यानी ऑक्सीजन को डिलीवर करने में हेल्प करता है। ईटी ट्यूब हम लोग इंसर्ट कर देते हैं तो उससे ये अटैच रहता है, ठीक है, और वेंटिलेशन में ये हेल्प करेगा, यानी कि वेंटिलेट ऑक्सीजन को डिलीवर करता है पेशेंट के लंग्स में। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एनेस्थीसिया को कंप्लीट करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं सक्शन कैथेटर। तो सक्शन कैथेटर देख रहे हैं, ये हमारा पीवीसी से बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से। सक्शन कैथेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा किसी भी प्रोसेसिंग में, यानी सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है या फिर हमारे सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया का कोई प्रोसीजर हो रहा है तो इसमें सक्शनिंग ज़रूरी होता है, क्योंकि जो अनवांटेड चीज़ फंसे होते हैं किसी पार्ट में, या फिर हम लोग वॉश करना चाहते हैं, वॉश कर रहे हैं किसी पार्ट को, तो उसके लिए हम लोग सक्शन कैथेटर का यूज कर सकते हैं। ये रिमूव कर देता है जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जो भी वहाँ पे अनवांटेड मटेरियल है, उन चीज़ों को, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड से ये बना होता है। इट इज़ हैविंग अ ब्लंट टिप अलॉन्ग विद साइड होल टू प्रिवेंट ब्लॉकेज ऑफ द कैथेटर। एक तरफ क्या होता है, ब्लंट टिप होता है और एक तरफ होल होता है। तो ये क्यों होता है ब्लंट, ये हमारा क्यों होता है, तो ब्लंट टिप एक तरफ होगा, एक तरफ होल होता है। तो ये होता है इसलिए ताकि वहाँ पे कैथेटर में कोई ब्लॉकेज ना हो पाए, यानी वहाँ ब्लॉक ना हो पाए। ब्लॉक होगा तो हम लोग कुछ कितना भी खींचेंगे, सक्शनिंग करेंगे तो वहीं पे ब्लॉक रहेगा, वहाँ पे मतलब वो मतलब जमा निकलेगा ही नहीं, वहाँ से रिमूव ही नहीं हो पाएगा उस पार्ट से। वन एंड इज़ डायलेटेड एंड इट इज़ अटैच टू द सक्शन ट्यूबिंग वाइल सक्शन। क्या होता है कि हम लोग देखते हैं सक्शन मशीन से एक पार्ट अटैच रहता है और एक पेशेंट का जहाँ से हम लोग को सक्शनिंग करना है वहाँ हम लोग ले जाते हैं, ठीक है। इसका यूज क्या है, टू सक द सिक्रीशंस ऑफ द ओरोफेरिन्स फॉर प्रिवेंटिंग इट एस्पिरेशन इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट। यानी अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या होता है, सक्शनिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सक्शनिंग यानी कि जो भी अनवांटेड चीज़ फंसा हुआ है उसके यहाँ पे नेक में, उसके लैरिंग्स ट्रैकिया जो भी कहें इधर फंसा हुआ है माउथ में, तो वहाँ से वो सिक्रीशंस हैं, वो यानी सलाइवा वगैरह है, लार है, या फिर कोई भी एक्सीडेंट होने से उसमें कोई पार्ट टूट के फंस गया, तो उन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम लोग सक्शनिंग करते हैं ओरोफेरिन्स के सिक्रीशन को निकालने के लिए। और ये क्या करता है, एस्पिरेट ना कर जाए पेशेंट, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है वो एस्पिरेट ना कर जाए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पहले ही सक्शनिंग करते हैं। फिर दूसरा यूज है टू सक द सिक्रेशंस ऑफ द ओरोफेरेंस। ये भी वही है कि ओरोफेरेंस में जो भी सिक्रेशन है, सलाइवा है, अनवांटेड चीज़ें, उन चीज़ों को निकालते हैं यानी सक कर लेते हैं। बिफोर इंसर्टिंग एन ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब को इंसर्ट करने के पहले हम लोग ये सब सक्शनिंग कर लेंगे, सब रिमूव कर देंगे, और फिर एस्पिरेट ना कर पाए पेशेंट, इस एस्पिरेशन को बचाने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। अब हमारा आता है फेस मास्क। देखिए फेस मास्क अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होता है और इसके साइज़ के अनुसार देखिए इसका कलर भी डिफ़र हो रहा है। तो फेस मास्क का यूज़ क्या होता है, ये हमारे नाक और मुंह को कवर किए रहता है, वेंटिलेशन में बहुत हेल्प करता है। यानी कोई भी हम लोग जैसे वेपोराइज़र हो गया, कोई भी गैस हो गए, या फिर मतलब जो भी इनहेलेशनल एजेंट है, ठीक है, तो वो सबको डिलीवर करना है तो ट्यूब के थ्रू आ तो रहा है, लेकिन हमारे कुछ तो चाहिए ना माउथ के पास सपोर्ट के लिए, जिसके थ्रू वो पास हो हमारे बॉडी में। तो ये हमारा फेस मास्क हेल्प करता है, वो हमारे नोज़ और माउथ को कवर किए रहता है और वेंटिलेशन में बहुत ही हेल्प करता है, यानी पेशेंट को अनकॉन्शियस करने में, यानी एनेस्थीसिया को सक्सेसफुल बनाने में हमारा फेस मास्क का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है।
अब इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज़ फॉर पेडियाट्रिक एंड एडल्ट्स, यानी जो फेस मास्क होता है वो डिफरेंट साइजेज़ में अवेलेबल होता है, यानी बच्चों पेडियाट्रिक्स यानी बच्चों के लिए अलग साइज़ में अवेलेबल होगा और एडल्ट्स के लिए बड़ों के लिए अलग साइज़ में होगा। इट लूजली फिट्स कवरिंग द नोज़ एंड द माउथ, ये क्या होता है कि हमारे नाक को और हमारे मुंह को कवर किए रहता है, ठीक है, और वेंटिलेशन में हेल्प करता है, ठीक। तो इस तरह से हमने एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स पर डिस्कशन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एनेस्थीसिया मशीन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।